नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है जिसमें हमने अपना मगध पे जो शासक है हर्यंक वंश से स्टार्ट किया कि जो मगध पे 7 राजवंशों ने शासन किया उसके बारे में मैंने पढ़ाया था। तो अपनी जो ट्रिक है, भूल तो नहीं गई कोई को? देखो ज़रा क्या ट्रिक थी अपनी। हसीन मसूक सा, ये अपनी थी ट्रिक के बारे में। ठीक है जी। हाँ से मैंने पढ़ाया आपको हर्यंक वंश, जिसमें आपको बिंबिसार पढ़ाया, अजातशत्रु, उदयन, नाग दशक के बारे में पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ाया, कालाशोक, शिशुनाग वंश का, फिर आपको ये पढ़ा दिया। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था नंद वंश के बारे में। ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मौर्य वंश। मौर्य वंश आपको बड़ा डिटेल में कराया हुआ है, जिसने नहीं देखी, जो फर्स्ट है इस ग्रुप में अभी, तो जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो पहले जाके ये टॉपिक अपने क्लियर कर लेना। उसके बाद मैंने आपको करवाना है आज शुंग वंश। आज जो हम करेंगे शुंग वंश, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हम करेंगे कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश, और इसके बीच में मौर्यों के बाद में जो आपको विदेशी यहाँ पर आके बसे थे ISP के, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण, ये भी मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ। कहने का मतलब है कि हम सीक्वेंस वाइज मगध पे जो उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था एशियन भारत में, ये डिटेल में पढ़ना जरूरी है। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। तो अपना ये आज हम जो पढ़ेंगे वो है अपना शुंग वंश के बारे में। ये आप इंडिया का मैप देख सकते हो, मतलब मगध के ऊपर ही एक वंश के बाद दूसरा वंश, दूसरे वंश के बाद अगला वंश, ऐसे ही शासन करते हुए ये आगे चलता है। 7 राजवंश आपको सीक्वेंस में मिलते हैं यहाँ पर। शुंग वंश का आप एरिया देख सकते हो, कहाँ से लेके कहाँ तक का ये मैप है। और ये है पुष्यमित्र शुंग, जिसने किसकी हत्या की थी? बृहद्रथ की। बृहद्रथ कौन से वंश से बिलोंग करता था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश में मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आपका बिंदुसार, फिर अशोक के लेख पढ़ा दिए, और अंतिम शासक जो मौर्य वंश का था कौन था? बृहद्रथ था। इसके अब मैंने आपको डिटेल में कराए। ये जो था ना पुष्यमित्र शुंग, ये बृहद्रथ का सेनापति हुआ करता था। 185 BC में इसने क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वो अयोग्य था। उसकी हत्या करने के बाद इसने अपना वंश चला लिया। इस तरह से आपने डाटा को कोरिलेट करके चलना है कि इसके बाद हमने ये पढ़ना है, इससे पहले हमने ये पढ़ा था, दोनों को जोड़ के पढ़ना है। एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लो कौन कौन सी क्या ट्रिक थी हमारी ट्रिक हसीन मसूक सा। ठीक है जी। ये हो गया अपना, ये मगध पे शासन करने वाले 7 राजवंश हो गए आपके, 3, 4, 5, 6 और 7। और बाहरी जो बाकी यहाँ पे बसे थे, यहाँ पे मौर्यों के बाद में म से क्या होता? मौर्य। मौर्यों के बाद में कौन? इंडो ग्रीक, ISP के। इस तरह से आप याद कर लोगे भाई। मौर्यों के बाद एक बार हमें ये भी साइड में पढ़ना है, और ये पैरेलल चलेंगे। आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये शुंग वंश का अंपायर है, दूसरी तरफ आपको ग्रीन कलर का क्या दिखाई दे रहा है? इंडो ग्रीक का दिखाई दे रहा है, इंडो ग्रीक का एरिया दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप समझ गए कि मगध में एक तरफ तो ये राजवंश यहाँ से सीक्वेंस में चलते रहे, और दूसरी तरफ जो बाहरी आक्रमणकारी थे उन्होंने भी क्या है, जगह जगह पे अपना कब्जा करना शुरू कर रखा था। तो ये पैरेलल चलते हैं, आपस में इनके युद्ध भी होते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं, कब कब होते हैं, वो भी मैं आपको आगे करवाऊंगी। तो आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन? बृहद्रथ। इसकी हत्या किसने कर दी? शुंग वंश के ये पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और कौन से राजवंश की स्थापना कर दी? शुंग वंश की। और ये क्या था? एक ब्राह्मण था, कट्टर ब्राह्मण था। इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए कि अपना ये है शुंग वंश का अंपायर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था?
मगध के ही मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन? बृहद्रथ की हत्या करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, ठीक है जी। और इधर से इंडो ग्रीक जो बाहरी पैरेलल चल रहे थे हमारे, ये क्या चलेंगे? पैरेलल चलेंगे। इसी तरह से नीचे भी क्या है, कुछ राजवंश पैरेलल चल रहे थे, वो आपको मैं दक्षिणी भारत का इतिहास जब शुरू करवाऊंगी तब बताऊंगी। तो दिमाग में एक सेटअप रखना है कि एक साइड में इंडो ग्रीक चल रहे थे, दूसरी साइड में मगध पे एक के बाद एक शासन चल रहा था, ठीक है जी। शुंग वंश, फिर कण्व वंश आ जाएगा, फिर आपका सातवाहन वंश आ जाएगा, इस तरह से ध्यान में रखना है। तो जी आगे बढ़े, ये पुष्यमित्र शुंग है, आगे बढ़े। हाँ जी, शुंग वंश में आपने कौन कौन से शासक को ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, यानी कि हमेशा एक वंश में आप एक वंश ले लिया मान लो, ठीक है जी, कोई भी वंश ले लिया, उसके कितने राजा हैं लगभग, उसमें से मेन कौन कौन से हैं। जैसे मौर्य वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार, अशोक, उसके बाद इतने कोई खास नहीं है हमारे लिए, और लास्ट में अंतिम कौन था ये जरूरी है। इसी तरह से हम शुंग वंश में क्या पढ़ेंगे भी, इसकी संस्थापक कौन था, ठीक है जी, उसका पुत्र, इसका भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके युद्ध हुआ था, इसका भी। इसके बाद इतना ये लास्ट वाले कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ लेकिन किसी किसी के टाइम में कोई विदेशी आया हो, ठीक है जी, जैसे भागवत की टाइम पे हेलियोडोटस आया था। तो इस तरह से अपने बातों को याद रखना है कि इन दो को तो हम ऐसे सीक्वेंस में रखेंगे, और अंतिम कौन था? देवभूति था। जब भी कोई राजवंश पढ़ते हो सारे राजाओं को इकट्ठा कर लिया, ठीक है जी, उसमें से मेन कौन सा आपने वो निकाल के उसको डिटेल में करना, तो बाकी की जानकारी रखनी होती भी सीक्वेंस वाइज कौन किसका सक्सेसर था, इस तरह से याद करना क्वेश्चंस को, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शुंग वंश 187 से लेकर 175 ईसा पूर्व तक इनका टाइम पीरियड रहा था, और कहीं कहीं पे आपको 185 भी मिलेगा, 185 भी मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने क्या कर दी थी, बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, और शुंग वंश यानी कि की स्थापना कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है जी, जिसने सफल विद्रोह के द्वारा अंतिम मौर्य शासक किसकी हत्या कर दी? बृहद्रथ की हत्या कर इस वंश की नींव डाली, ठीक है जी। बाण भट्ट के हर्षचरित से मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या का उल्लेख मिलता है। भाई ये बात कहाँ लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है? बाण भट्ट की किस पुस्तक है, कौन सी? हर्षचरित। हर्षचरित पुस्तक किसकी है? बाण भट्ट की। उसमें ये बात लिखी हुई है, क्या बात लिखी हुई है कि जो पुष्यमित्र शुंग था ना, वो मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, और उसके सेनापति ने उसकी बृहद्रथ की क्या कर दी? हत्या कर दी। शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग क्या था? कट्टर ब्राह्मण था। दिव्यावदान पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश से संबंधित मानता है, ठीक है जी, मतलब हम कोरिलेशन रिलेशन डाल रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा किया, ठीक है जी, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जैसे हर्षचरित के बाण भट्ट से, अभी पुस्तक का नाम एग्जाम में बहुत बार आता है, बाण भट्ट की पुस्तक कौन सी है? हर्षचरित, ठीक है जी। आगे है कि कालिदास शुंगों को बैम्बिक वंश का ब्राह्मण मानते थे। मतलब कालिदास ने क्या बोला कि जो शुंग थे ना वो बैम्बिक वंश के थे। इसको अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना। 3 बातें सामने आ गई हमारे सामने अभी देखने पर कि बाण भट्ट की हर्षचरित से क्या पता लगता है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और दिव्यवादन से क्या पता लगा कि ये मौर्य वंश से संबंधित था, ठीक है जी। कालिदास क्या कहता है कि ये बैम्बिक वंश का ब्राह्मण मानते हैं। मगध पर शासन करने वाला यह गैर क्षेत्रीय मतलब ये मगध का यहाँ पे नहीं था, बेसिकली ये मगध का नहीं था। मान लो सपोज करो मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, ठीक है जी, और मैं कहीं कर्नाटका में जाके किसी एरिया पे क्या करती हूँ, वहाँ की राजा बनती हूँ, या ठीक है राजा बनती हूँ, तो मैं क्या वहाँ की वसनीक तो नहीं हूँ, परमानेंटली वहाँ की नहीं हूँ, मैं उस क्षेत्र का गैर क्षेत्रीय हो गया, मतलब मैं उस क्षेत्र से बिलोंग नहीं करता, ठीक है जी। तो ये कहाँ से था? मध्य प्रदेश से,
ठीक है जी, इस बात को ध्यान में रखना है। बेसिकली ये मध्य प्रदेश से था और ये मगध पे शासन करता है। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा का पुराना नाम बेसन नगर था। अब एक बात समझिए, क्या समझना है कि जब इसने बृहद्रथ की हत्या की, ठीक है जी, मौर्य सम्राट की, अंतिम मौर्य सम्राट की, तो इसको कौन सी राजधानी बनी बनाई मिली होगी? कौन सी मिली? पाटलिपुत्र मिली थी, ठीक है। और इसने एक राजधानी और बना ली, कहां पर? जहां का ये वसनीक था, कहां पे? मध्य प्रदेश का विदिशा, जिसको उसका पुराना नाम क्या था? बेसन नगर हुआ करता था। तो बात को समझ लो। इसने बौद्ध स्तूपों तथा मठों का ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि ये कट्टर ब्राह्मण था। इसका मानना था कि जो बौद्ध धर्म का इतना प्रचार हो चुका ना कि ब्राह्मण धर्म तो खत्म ही हो जाएगा, हिंदू धर्म तो खत्म ही हो जाएगा। इसके दिमाग में कट्टरता बैठ गई कि मैंने क्या करना है? बौद्धों को खत्म करना है, क्योंकि बौद्ध धर्म उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलित था, ठीक है जी। और सारे लोग बौद्ध धर्म को अपनाते थे, हिंदू धर्म की जो कठोरता को कारण उसको अपना नहीं रहे थे, ठीक है जी। जाति प्रथा, ये कर्म कांड बहुत ज्यादा थे हिंदू धर्म में, तो और लोग क्या है? बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित थे। इसने क्या किया? गुस्से में आके बौद्ध स्तूपों, बौद्ध मठों को तोड़ना ही शुरू कर दिया। इतना इसके दिमाग पे हावी था कि ब्राह्मणों का होना चाहिए, ब्राह्मण क्या है, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, ऐसे लोग तो बौद्ध धर्म को अपनाते रहेंगे, ब्राह्मण तो कोई बचेगा ही नहीं। तो इसने क्या किया? गुस्से में बौद्ध स्तूपों और मठों को क्या कर दिया? ध्वस्त करना शुरू कर दिया। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने क्या किया? बौद्ध स्तूपों को, बौद्ध मठों को क्या कर दिया? सर्वनाश कर दिया। इस चीज को याद भी रखना है। आगे बढ़े। हाँ, एक और आएगा, बौद्ध जो वृक्ष को काटने वाला, वो शशांक, वो आगे पढ़ेंगे, अभी वो अभी नहीं, लेकिन ये अभी आपने ध्यान में रखना है कि बौद्ध मठों को, स्तूपों को तुड़वाने वाला कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, क्योंकि ये कट्टर ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश की सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का करवाया, जबकि अरहुत स्तूप की खिड़कियों को पत्थर का बनाया। तो आप क्या बात याद रखोगे? मध्य प्रदेश का जो सांची का स्तूप था, इसकी जो खिड़कियां तांबे की बनवा दी इसने, ठीक है जी। और अरहुत स्तूप की खिड़कियां पत्थर की बनवा दी। दो काम इसके याद रखना। कौन कौन सी? सांची के स्तूप की जो खिड़कियां तांबे की बना दी, कहाँ पे? सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में। और अरहुत स्तूप की जो खिड़की है पत्थर की बनवा दी। मध्य प्रदेश में ही इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया, बेसन नगर को बनाया, और वहीं पे इसने मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है उसकी खिड़कियां किसकी बना दी? तांबे की बनवा दी। और जो अरहुत स्तूप है वो किसकी बनवा दी? खिड़कियां उसकी पत्थर की बनवा दी। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई थी, ठीक है जी। जातक ग्रंथ की रचना मतलब महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, ये पतंजलि की पुस्तक है, महाभाष्य लिखा। पाणिनि ने अष्ट अध्यायी ग्रंथ लिखा। मनु ने मनुस्मृति लिखा, ठीक है, ऐसे याद करना। इसके समय 2 यवन विदेशी आक्रमण हुए थे। दोनों ही यवन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल करवा दिया। पहले का आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था, दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मिनांडर ने किया था। ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले एक बात ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं, जैसे मतलब कनिष्क के दरबारी कौन थे? आप बता दोगे, ठीक है जी। बीपा शर्व थे, चरक थे, अश्व घोष थे, ये इसके दरबारी थे। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा आपको कि पुष्यमित्र शुंग के समय पे किसने कौन सी पुस्तक लिखी, आपको ये बताना होगा। किसके समकालीन थे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बताइए भी जो मनु है किसके समकालीन था? मनुस्मृति जो उसने लिखी है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि शुंग वंश का शासन चल रहा था उस टाइम पे, वहाँ पे लिखी गई। तो इसी तरह से पतंजलि ने महाभाष्य और आपके ये जातक ग्रंथ की रचना होती है। ये बातें आपने ध्यान में रखनी, और पुस्तकों के नाम भूलने नहीं है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण संबंधी ये ग्रंथ है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो ये कई बार मैचिंग में डाल देंगे आपको क्वेश्चन कि मैच करो भाई, ये इसने लिखा, ये इसने लिखा। तो दोनों ही बातें याद रखनी है। मैंने आपको बताया था कि मौर्य उत्तरकाल, जैसे मौर्यों के बाद कौन आगे? शुंग वंश।
और इसके टाइम पे यवन आक्रमणकारी इंडो ग्रीक एक साइड आना शुरू हो गए थे, आक्रमण हुए। कौन कौन सा? डेमेट्रियस और मिनांडर, ठीक है जी। और इसने क्या किया, अपने बेटे, कौन? अग्निमित्र। पुष्यमित्र सुंग का बेटा कौन हो गया? अग्निमित्र, ठीक है जी। इसने अपने बेटे को भेजा कि जा क्या कर क्या इस विद्रोह को दबा करा। आगे बढ़ते हैं, और ये सफल भी रहता है भाई। धनदेव का अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी देता है। मतलब अब ये सुंग वंश का पुष्यमित्र सुंग हुआ है, इसकी जानकारी हमें मिलती जा रही है, आप देख ही रहे हो, है ना जी। कालिदास ने क्या कहा है, दिव्यवादन में क्या कहा गया कि इसका संबंध था किससे? ब्राह्मण वंश से था, और इनका मौर्यों से संबंध हुआ करता था, भौमिक वंश से संबंधित थे, कालिदास ने बोला है, ठीक है जी। इस तरह से बातें आपने याद रखनी भी, किस बात में क्या कहा गया है। कहते धनदेव का अयोध्या अभिलेख, धनदेव का एक अभिलेख है, कौन सा? कहाँ पर? अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध कराने की जानकारी देता है। यह अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने संपन्न किया था, ठीक है जी। ये जानकारी हमें कहाँ से मिली? धनदेव के अयोध्या के अभिलेख से। कहते सिमित के अनुसार कलिंग नरेश खारवेल ने, जिसे पाटलिपुत्र के बृहस्पति मित्र शासक के राज्य का उल्लेख किया, पुष्यमित्र आएगा यहाँ पे, पुष्यमित्र का शासक के राज्य का उल्लेख किया है। वह शासक पुष्यमित्र सुंग ही था। वहां पे लिखा हुआ बृहस्पति मित्र, लेकिन वो है कौन? पुष्यमित्र सुंग। इसके मतलब कि मतलब ये इसने आक्रमण किया था कहाँ पर? खारवेल पे, कलिंग पे। खारवेल का वहां पे नरेश, खारवेल नरेश था, ठीक है जी, वहां पे आक्रमण किया। कलिंग नरेश खारवेल ने, जिसे पाटलिपुत्र के बृहस्पति मित्र शासक के राज्य का उल्लेख किया है, वह शासक कौन है? पुष्यमित्र सुंग ही था। मतलब कलिंग नरेश ने क्या किया था? खारवेल ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया था, ठीक है जी। इस चीज को याद रखना है। और किसको हराया था? पुष्यमित्र सुंग को हरा दिया था। कहते महर्षि पाणिनि ने पुष्यमित्र सुंग को भारद्वाज गोत्र से संबंधित बताया है, और उसकी राजधानी विदिशा थी। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। महर्षि पाणिनि, जिसने अष्टाध्यायी की रचना की, है ना, उन्होंने क्या बोला कि ये कौन से वंश से हैं? भारद्वाज थे। ब्राह्मण ही होते हैं ना, भारद्वाज पंडित होते हैं। और इनका संबंध किससे था? राजधानी विदिशा था। कहते मालवी अग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को पराजित किया था तथा इसने सेनानी की उपाधि धारण की थी। मालवी का अग्निमित्र किसकी पुस्तक है जी? कालिदास की। इस पुस्तक में क्या लिखा है कि पुष्यमित्र सुंग ने विदर्भ के राजा, विदर्भ का एक राजा था, उसको यज्ञसेन को पराजित किया था और सेनानी की उपाधि धारण की थी। किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। दिव्यवादान तथा आर्य मंजूश्री मूल कल्प में पुष्यमित्र सुंग द्वारा बौद्धों के उत्पीड़न का उल्लेख है, किंतु पुष्यमित्र सुंग ने भरहुत का स्तूप बनवाया तथा सांची के स्तूप के चारों ओर 4 दीवारी का निर्माण करवाया था। कौन सी पुस्तकों के नाम देख लो कौन कौन से हैं? दिव्यवादान और आर्य मंजूश्री मूल कल्प में पुष्यमित्र सुंग ने क्या बताया? पुष्यमित्र सुंग के बारे में बताया कि इसने बौद्धों को तंग किया था, ठीक है जी, बौद्ध धर्म अपनाने वालों को, और इसने क्या बौद्ध मठों को मतलब कि स्तूपों को तोड़वा दिया था। लेकिन पुष्यमित्र सुंग ने 2 अच्छे काम भी कर दिए। क्या काम कर दिया? भरहुत स्तूप और कौन सा? सांची का स्तूप, इसकी 4 दीवारी करवा दी। और आपको बताया था ना, सांची के स्तूप की खिड़कियां किससे बनवा दी? तांबे से बनवा दी। और भरहुत की किससे बनवा दी? खिड़कियां पत्थर से। इस बात को आपने ध्यान में रखना। आगे बढ़े, चलिए। कहते सुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि पुष्यमित्र सुंग क्या था? कट्टर ब्राह्मण था, ठीक है जी। और उस समय पे बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रखा था। आप ये बताइए, पुष्यमित्र सुंग वंश का था, जस्ट पहले वाला कौन सा वंश था?
मौर्य वंश था, उसके अशोक राजा ने क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए धम्म महामात्रा की नियुक्ति की थी। अपना बेटा बेटी संघमित्रा और महेंद्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने। उसने बौद्ध धर्म भी अपनाया और मतलब कि सारी तरफ उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाना शुरू कर दिया। लोगों ने भी क्या किया, उस बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब जब ये कट्टर ब्राह्मण जब शासक बनता है तो इसके दिमाग में ये बात बैठी होती है कि मैं संस्कृत भाषा को, जो ब्राह्मणों की मुख्य भाषा थी, को फिर से क्या लाऊंगा, पुनरुत्थान करूंगा। ठीक है जी, क्योंकि लोकल भाषा कौन सी थी उस टाइम पे, पाली लैंग्वेज में जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे ना, पाली लैंग्वेज का यूज करते थे। और ब्राह्मण की जो संस्कृत भाषा है वो डिग्रेड होती जा रही थी। तो इसने दो काम कर दिए कि मैं ब्राह्मण धर्म को ऊपर उठाऊंगा और संस्कृत भाषा को क्या करूंगा, ऊपर उठाऊंगा। ये काम इसने करना शुरू कर दिया था। और इसमें साथ किसने दिया, पतंजलि ने। किस भाषा को ऊपर उठाने के लिए, संस्कृत भाषा को। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्ष तक 36 ईयर तक क्या किया था, शासन किया था। क्या किया था भाई, 36 ईयर तक शासन किया था। कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्र, कालिदास की पुस्तकें सबको सारी याद होनी चाहिए, कुमार संभव, रघुसहारा। मालविका अग्निमित्र में एक इसके बेटा जो कौन था, अग्निमित्र, ठीक है जी, और इसमें एक लड़की जो मालविका, इन दोनों की क्या है, प्रेम कथा के बारे में लिखा हुआ, प्रेम प्रसंग की कहानी है। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ राज जीत लिया था। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। ये मैंने पहले बताया था ना, कलिंग का एक नरेश था खारवेल, उसने क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग की पाटली राजधानी के ऊपर आक्रमण किया था और पुष्यमित्र शुंग को क्या किया था, हराया था। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आएगा, पुष्यमित्र शुंग के समय पर मतलब किस नरेश ने, मतलब कि कलिंग का किस नरेश ने मतलब आक्रमण किया था, तो क्या बताओगे, नरेश खारवेल ने किया था। ठीक है जी, राजा खारवेल था, उसने किया था और पुष्यमित्र शुंग उससे हार गया था। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उसका पुत्र कौन, अग्निमित्र शासक बनता है। ठीक है जी, कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविका अग्निमित्र का मुख्य नायक कौन है, हीरो कौन है। आप कहते हैं ना इस फिल्म का हीरो ये है, तो ये पुस्तक है जी आपकी कौन सी, मालविका अग्निमित्र। किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। इसमें एक क्या है, लव स्टोरी है। एक है लड़का अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा है और लड़की कौन है, मालविका। मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र की अमात्य परिषद का उल्लेख भी मिलता है। आप इस चीज का ध्यान रखना। अमात्य क्या होता है, राजा के बाद जो प्रांतों का जो हेड होता है उसे क्या बोलते हैं, अमात्य बोलते हैं। इसका वर्णन में मिलता है। अकेली प्रेम कथा पे मत जाना, आगे भी पढ़ लेना। हाँ जी, अग्निमित्र के उत्तराधिकारी, अब पुष्यमित्र शुंग संस्थापक था, फिर उसका बेटा कौन, अग्निमित्र, फिर उसके उत्तराधिकारी कौन थे, देखो जरा। कहते अग्निमित्र के पश्चात उसका पुत्र सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ उसके बेटे का नाम है, शासक हुआ। उसके सिक्के पर उसका नाम जेठ मित्र था। क्या याद रखोगे, कई बार सक्सेसर पूछ लेते हैं भी, हाँ इससे पहले कौन शासक था, सीक्वेंस बनाने को बिठा देते हैं। या आपको पूछेंगे इसके बाद कौन शासक था, तो पुष्यमित्र शुंग, फिर अग्निमित्र, फिर आपका सुज्येष्ठ, जिसका नाम क्या है, जेठ मित्र भी बोला जाता है उसको। मालविका अग्निमित्र एवं गार्गी संहिता से यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। इनके टाइम पे जो डेमेट्रियस और मिनांडर ने आक्रमण किया था, दोनों ही क्या थे, इंडो ग्रीक थे, यवन थे, है ना, हिंद यवन जिनको बोला जाता है। इनको काली मिर्च बड़ी पसंद थी, इनको यवन प्रिय भी बोला जाता है क्योंकि काली मिर्च इनको ज्यादा पसंद होने के कारण। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कहते हैं जिसे पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के पुत्र ने क्या कर दिया, धराशाही कर दिया। ठीक है जी, आप याद रखोगे, अग्निमित्र के पुत्र ने धराशाही कर दिया। इसके बाद भी यानी कि इंडो ग्रीक के आक्रमण होते रहे अग्निमित्र के बाद भी। सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र शासक हुआ है, जिसकी हत्या कौशल के मूल देव ने कर दी थी। ठीक है जी, ज्येष्ठ मित्र के बाद कौन आ गया, वसुमित्र, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है जी, फिर आपका अग्निमित्र शुंग, फिर आपका आ गया सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ।
ठीक है जी। फिर आपका कौन बना इसके बाद शासक, कौन बना, वसुमित्र। वसुमित्र, वसुमित्र, ठीक है जी। और इसकी हत्या किसने कर दी, कौशल के मूलदेव ने। और अगला शासक कौन बनता है, वज्रमित्र बनता है। कौन, वज्रमित्र। ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमें करने की जरूरत भी नहीं है इतने, ठीक है जी। एग्जाम में इतना लेवल का नहीं, मतलब इतना ही काफ़ी है, जो पूछा जाए उतना ही करना चाहिए। वज्रमित्र का उत्तराधिकारी कौन था, भागवत था। ये याद रखने वाली बात है। वज्रमित्र का कौन उत्तराधिकारी, भागवत था। भागवत के दरबार में ग्रीक शासक एंटियालकीडस, ये मतलब ग्रीक नाम है और वैसे क्या बोला जाएगा इसको, अंत्याल बोला जाता है। अंत्याल का एक राजदूत आया था, कौन, हेलियोडोटस, ठीक है जी। भागवत धर्म से प्रभावित होकर हेलियोडोटस ने बेसन नगर नामक स्थान में वसुदेव के सम्मान में एक गुरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, जिस पर आत्मनिग्रह, दंभ यानी कि आत्मनिग्रह, छाया यानी कि त्याग, अप्रमाद यानी कि सतर्कता, 3 शब्द अंकित थे। अंतिम सुंग शासक देवभूति था। अंतिम जरूर याद रख लेना भी। संस्थापक कौन था वंश का, ये जरूरी पूछते हैं। और अंतिम कौन था, ये भी पूछते हैं। जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर दी और सत्ता पर अधिकार करके कण्व वंश की स्थापना कर दी। समझ रहे हो बात को। अंतिम शासक कौन, देवभूति। जिसकी हत्या किसने कर दी, किसने कर दी भाई, वासुदेव ने, वसुदेव ने। देखो जरा फिर से एक ही गाना, हसीन मसुक सा, ठीक है जी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, म से मौर्य होता है, कौन सा था, भद्र था। जिसकी हत्या किसने कर दी, पुष्यमित्र सुंग ने कर दी। सुंग वंश पढ़ लिया हमने। इसका अंतिम शासक कौन था, देवभूति, देवभूति। अब इसकी हत्या किसने कर दी, देवभूति की कण्व वंश के वासुदेव ने कर दी। किसने, वासुदेव ने। और कौन सा वंश चला दिया, कण्व वंश। तो अगला हम कौन सा पढ़ेंगे, कण्व वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस बात का ध्यान में रखना आपने। जो ये हेलियोडोटस था ना, ये आया तो कौन सा था, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे इसको शिक्षा किसकी मिल गई, भागवत धर्म की, विष्णु भगवान की। तो बाद में जब इसको पता लगता तो ये खुश हो जाता, कहता कोई बात नहीं, सारे धर्म एक बराबर ही हैं, इसको कोई इसकी चीज़ की पछतावा नहीं होता है। तो अपना ये लेक्चर यहीं तक था। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे कण्व वंश के बारे में।